जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए राहुल गुप्ता में जीएसटी कोर्स में। दोस्तों अभी तक हमने दोस्तों बेसिक्स चैप्टर किया था एंड देन वी हैव डन सप्लाई, देन वी हैव डन चार्ज ऑफ जीएसटी। इनके क्वेश्चन आंसर्स भी आई एक्सपेक्ट कि आपने कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं चैप्टर 8 वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर ऐसे क्यों चीटिंग सर, बीच के चैप्टर कौन खा गया? सर बीच के चैप्टर बाद में करेंगे, पहले थोड़े से इजी कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। 2-3 चैप्टर के इकट्ठे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, सब यूज होते हैं आपस में, कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन करते हुए आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप 2-3 चैप्टर इकट्ठे नहीं करोगे जो आपस में लिंक्ड है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आइए आज हम करते हैं वैल्यूएशन चैप्टर, हाउ यू शुड वैल्यू ए सप्लाई। दोस्तों एक ही सेक्शन है बस, सेक्शन 15, आज ही निपटा देंगे इसको, बहुत ही इजी है। जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये हमने पढ़ा था। ऑन सर्टन सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 के अंदर जो था, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन था दोस्तों। जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी, पेपर में क्वेश्चन आएगा जीएसटी एड वैलोरम है या फिक्स्ड अमाउंट है, तो याद रखना एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जीएसटी के अंदर आपने एक लैपटॉप बेचा 50,000 रुपए का। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कह रखा ना आप चाहे लैपटॉप 50,000 का बेचो, चाहे 40,000 का बेचो, चाहे 30,000 का बेचो, आपको फ्लैट 5,000 रुपए टैक्स देना है, ऐसा नहीं कर रखा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कह रखा भैया जितने का बेचोगे उसका फ्लैट परसेंटेज 18% जीएसटी जमा करा देना। 30,000 का बेच रहे हो तो 18% 5400 रुपए, 40,000 का 7200, 50,000 रुपए का 9,000 रुपए जीएसटी ऐसे जमा कराना है। दिस इज एड वैलोरम, मतलब जो वैल्यू उसकी परसेंटेज, फ्लैट 5,000 टैक्स नहीं लगना, जितनी वैल्यू ज्यादा उतना ज्यादा टैक्स, एड वैलोरम। ठीक है जी, चलिए जी, एड वैलोरम पे टैक्स लगना है। इट इज लेविड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब दोस्तों जीएसटी का रेट हो गया और वैल्यू हो गई। जीएसटी का अमाउंट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू जीएसटी रेट। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये 50,000 रुपए, ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है, कैसे है? लोग भी तो खिलाड़ी हैं बच्चों, बहुत दिमाग लगाते हैं कि कैसे टैक्स बचाना है और चुराना है। तो चुराने वाली चीजों के लिए ही सेक्शन बनते हैं कि भैया चुराने नहीं देंगे। अब सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सप्लीमेंटेड विद सीजीएसटी रूल्स, ठीक है, रूल्स को साथ में पढ़ के, प्रिस्क्राइब्स द प्रोविजन फॉर डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्शन 15(1) provides the mechanism for determining the value of a supply which is made between unrelated persons। आपके कोर्स में सिर्फ अनरिलेटेड पर्संस की ही वैल्यूएशन है, रिलेटेड पर्संस की वैल्यूएशन आपके कोर्स में है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। एंड व्हेन प्राइस एंड ओनली द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15(1) as also in certain specific cases the same is determined under chapter 4 determination of value of supply of CGST rules। जहां पे भी प्रिस्क्राइब्ड आता है लिखा हुआ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहां पे भी प्रिस्क्राइब्ड आ गया लिखा हुआ, वो कैसे कैलकुलेट होगा, अंडर रूल्स। रूल्स को अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट में अमेंडमेंट होती है। प्रोविजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू आईजीएसटी एक्ट बाय सेक्शन 20, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है। अब इसको किस किस के साथ पढ़ना है, अरे बाप रे इतने सारे रूल्स, अरे भैया ये रूल्स आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ही नहीं भाई, है ही नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है, मैंने लिख दिया है, अगर किसी बच्चे को जोश आए तो वो पढ़ सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, द वैल्यू, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, द वैल्यू ऑफ सप्लाई of goods or services or both shall be the transaction value। transaction value का मतलब क्या, which is the price actually paid or payable, जो उसके लिए पैसा देना बनता है, ठीक है, for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related।
एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। पहली बात, अनरिलेटेड पर्सन का वैल्यूएशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उसके लिए तो दिमाग खराब करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब आपके हिसाब से क्या होगा? मैंने आपसे लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का, आपको दिए 50,000 रुपए। व्हाट शुड बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी व्हिच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। मुझे 50,000 रुपए आपको देने थे, सो मैंने दिए, दैट इज माई ट्रांजेक्शन वैल्यू। उसके ऊपर जो जीएसटी की परसेंटेज है उसको अगर मैं लगा दूं तो मेरा जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 हो गया जी अपना। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्जेस। इन सबको जोड़ना है भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, किसी भी लॉ में लग रहे हैं, अदर देन दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट, द एसजीएसटी एक्ट, द यूटीजीएसटी एक्ट एंड द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। अब एक बच्चा बहुत तेज बन रहा था, उसने क्या किया, उसने आधा पढ़ा और आधा पढ़ा ही नहीं। अब इससे हुआ क्या इम्पैक्ट? लैपटॉप खरीदने गया मैंने पूछा बताओ जी क्या पैसे दूं? उसने बोला एक काम करो जी, लैपटॉप हुआ आपका 50,000 रुपए का, 18% जीएसटी है जी, 9,000 रुपए। दुकान पे जाके कंफ्यूज हो गया, बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने तो 59,000 अपनी जेब से दिए ना भैया, तो मैं जीएसटी 59,000 पे देता हूं। गवर्नमेंट ने बोला भैया पूरा पढ़ लिया कर, अदर देन जीएसटी चार्ज अंडर दिस एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, कोई भी जीएसटी अगर चार्ज हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना, उसको वैल्यू में नहीं जोड़ना, अदर टैक्सेस जोड़ने हैं। अब एक बात सुनो, उसने बोला भैया लैपटॉप 50,000 रुपए का है और आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस में मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 5,000 रुपए लगा रहा हूं, तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 55,000 रुपए, जीएसटी लगेगा 55,000 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि भैया ये चीजें हम ऐड करेंगे, लेकिन सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस ऐड करेंगे अदर देन दिस एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। ठीक है जी, जीएसटी तो सेपरेटली चार्ज होता है। एनी अमाउंट मतलब कोई पैसा दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, सप्लायर को पे करना था इन रिलेशन टू सच सप्लाई। भैया मैं आपके घर पे आके कंस्ट्रक्शन करवा रहा था और मैंने बोला जी ईंटें कम पड़ गई हैं, ईंटें मंगवा दो। सामने वाला बहुत तेज था, उसने बोला भाई साहब एक काम करो, ईंटें आप मंगा लो, मेरे से पैसे ले लेना। एनी अमाउंट, एनी ईट, पत्थर which the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। क्या था कि अब ईंटें मंगाने का काम तो मेरा था, मैंने कहा था भैया तेरे को पूरी बिल्डिंग बना के दूंगा, सारी ईंटें मैं लाऊंगा, मैं लूंगा तुझसे 50,000 रुपए। ठीक है जी, मैं तुझसे लूंगा 50,000 रुपए। उसने बोला भाई साहब एक काम करो, ईंटें कम पड़ गई हैं, आपको एक काम करता हूँ मैं 2,000 रुपए की ईंटें मैं आपकी मंगा देता हूँ। जो मैं हूं राहुल, ये है सुनील, आज मेरे को सुनील नाम याद आ रहा है। सुनील का घर मैं बना रहा था, तो मैंने कहा भैया 50,000 रुपए में सौदा डन करते हैं, तेरा घर मैं बनाता हूँ। सुनील बोला भाई एक काम करता हूँ 2,000 रुपए की ईंटें मैं मंगा देता हूँ, तो एक काम कर तू मेरे से 48,000 रुपए ले ले। मैंने कहा भैया मैंने जीएसटी एक्ट पढ़ा हुआ है, इसके पैसे मुझे देने थे, मैं ही दे दूंगा, तू मंगवा दे, नहीं तो मेरे को वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा और मैं 50,000 रुपए पूरा जीएसटी लूंगा। एनी अमाउंट द सप्लायर इज लायबल टू पे, मुझे पे करना था ईटों का पैसा इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, ये सुनील ने इनकर कर दिया। एंड
नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। मेरे से पैसे कह रहे हैं 48,000 ले ले, 2,000 रुपए मत ले। एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इट विल बी इंक्लूडेड। Any amount that the supplier is liable to pay will be included if the recipient has paid for it। सर बट ये ठीक नहीं लग रहा आपको? देखो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन इसी तरीके से करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो बच जाओगे। और पेपर में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि भाई साहब हमारे सर ने तो बताया था कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। नहीं, पेपर में सीधा सीधा इसको ऐड बैक कर देना। अब क्या हुआ दोस्तों, उसने बोला लैपटॉप और साथ में बोला भैया पैकिंग करके देना बढ़िया सी, मुझे गिफ्ट पैक करना है। मैंने कहा जी देखो 50,000 रुपए का तो लैपटॉप है और 2,000 रुपए की पैकिंग है, 52,000 रुपए लगेंगे पूरे, जीएसटी भी पूरे 52,000 रुपए लगाऊंगा। मैंने पढ़ रखा था सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कुछ भी हो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई विल बी इंक्लूडेड, पैकिंग चार्जेस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन सप्लाई। तो सबसेक्शन सी के अंदर क्या लिखा उन्होंने, क्लॉज सी के अंदर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग चार्ज्ड बाय द सप्लायर to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of or before delivery of goods or supply of services। at the time of डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी से पहले अगर कुछ भी आपने पैकिंग चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज किए तो उस पर भी जीएसटी देना है। और ये तो सिंपल है, ये तो हम भी समझ रहे हैं, कोई भी खर्चा करोगे आप तो जीएसटी लगेगा। ये अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। सर इंटरेस्ट तो एग्जाम्प्ट है ना दोस्तों, जीएसटी के एग्जाम्पशन के अंदर इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन वो सिर्फ बैंक्स के इंटरेस्ट पे ही है। अगर डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, लेट फीस है या पेनल्टी है तो उस पर जीएसटी लगता है। अब आप क्रेडिट कार्ड को याद करो, क्रेडिट कार्ड वाले अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते तो लेट फीस पेनल्टी लगाते हैं, उस पर जीएसटी भी लगाते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी लगाते हैं, लेट पेमेंट के इंटरेस्ट पे। अब पेपर में क्वेश्चन आता है बड़ा खतरनाक, अभी पानी पी के आया मैं। हाँ जी, पानी पीने के बाद लेट्स स्टार्ट इट। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी, अगर इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी लग रही है फॉर डिलेड पेमेंट की वजह से तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब दोस्तों एक कमाल की बात बताऊं आपको, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है, अभी हम करेंगे उसको आगे, वहां पे कमाल की बात लिखी हुई है। एक बात बताइए, मेरा को एक वेंडर है, पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं कर रहा, 1 ईयर से पेमेंट नहीं कर रहा, और मैं उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ठोके जा रहा हूं, और इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट कहती है भैया एक काम कर जीएसटी भी दे दे। एक काम कर, तेरा वेंडर तेरे को पेमेंट नहीं कर रहा, लैपटॉप लेके गया हुआ है 50,000 रुपए, 9,000 रुपए, 59,000 का पेमेंट कर नहीं रहा, और तू उसको इंटरेस्ट लगा रहा ना, इंटरेस्ट पे जीएसटी और जमा करा। तो गवर्नमेंट बोली भाई रुक जा, इंसान बोला भाई रुक जा, एसएससी बोला सर रुक जाओ, क्यों मेरी जान पीने पे तुले हुए हो। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इंटरेस्ट तू चार्ज कर ले, लेकिन उस पर टैक्स तो तब देगा जब तेरे को वो पेमेंट मिल जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर दोस्तों एक बार इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं, सेक्शन 13 में कहा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर है तो उसका टैक्स तब जमा होगा जब आपके पास पैसा आ जाएगा। सेक्शन 13 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 12 कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स, दोनों में डिफरेंस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है 12, सर्विस है 13। इसका सेक्शन 6 क्या कहता है, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई by way of interest, late fees or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value।
यानी कि गवर्नमेंट को कुछ तो रियायत है, हमारी पत्थर जैसा दिल नहीं है गवर्नमेंट का। तो ठीक है दोस्तों, प्रोविजन ठीक बात है ना। आपने पता चले लैपटॉप बेच दिया, आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाह रहे हो, कह रहे यार पहले जीएसटी जमा करा भाई, गवर्नमेंट खड़ी होगी पहले जीएसटी जमा करा, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 के अंदर इन्होंने ये लिखा, द टाइम ऑफ सप्लाई to the extended extradition in the value of supply by way of interest, late fees or discount for delayed payment of any consideration shall be the date, उस डेट को माना जाएगा on which the supplier receives such addition in value। तो जीएसटी तब देना है जब वो एडिशन आपको मिल जाए। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। पेपर में क्वेश्चन आएगा जी, राम ने मेरी पेमेंट नहीं करी, जिसके लिए मैंने, राहुल ने माल बेचा राम को, राम ने मेरी पेमेंट नहीं करी और मैंने उससे कहा भैया पैसे निकाल पैसे, वो बोला भाई एक काम कर इंटरेस्ट ले लियो। मैंने कहा ठीक है, 5,000 रुपये, 900 रुपये जीएसटी, 5,900 रुपीज दे दियो। राम बोला भाई देख सुन मेरी बात, पैसे दे दूंगा लेकिन फुल एंड फाइनल कर दे इसको, 5,000 रुपये दूंगा टोटल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5,000 रुपये रिप्रेजेंट्स 118 रुपये इंटू 100 रुपये, ये 4100-4200 रुपये जो भी आ जाएगा आपका आ जाएगा। उसके ऊपर 800 रुपये इंटरेस्ट, 5,000 जीएसटी और 5,000 रुपये की टोटल पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो पेपर में ये बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए कि भैया 5,000 रुपये में 100 रुपये नहीं है 118 रुपये है, और इंटू 100 करके उसका बेस वैल्यू निकाल के उस पर 18% जीएसटी लगाओगे तो ये हो जाएगा। इसको करने का तरीका कैसे होता है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। 100 रुपये बेसिक है, 18% जीएसटी है, टोटल 118 रुपये है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पता है 118 की, वो कितनी है 5,000 रुपये। तो 5,000 डिवाइड बाई 118 करोगे, इंटू 100 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर 100 की बजाय 18 रुपये करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, गली के बच्चे बच्चे को पता है सर ये तो, आप बिना क्या बात करते हो। हाँ बच्चों हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, सबको पता है ये वाली बात तो। ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, अगर होगी तो हम उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे। एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको कोई सब्सिडी दे रही है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, बट दे शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, या नहीं। कैसी भी हो सब्सिडी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो दैट इज एग्जेम्प्ट, और कोई और दे रहा है तो दैट इज टैक्सेबल। दैट विल, अगर कोई और सब्सिडी दे रहा है तो दैट इज टैक्सेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो एग्जेम्प्ट। अब होता क्या है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक एनजीओ है जी, वो कहती है जी 10 बच्चों को फ्री पढ़ा दो, हमसे पैसे ले लो। हम एक बच्चे से 30,000 रुपये लेते हैं, 10 बच्चों से आपने लिए 3 लाख रुपए। वो कहता है जी इस ये पैसा हम आपको सब्सिडी दे देते हैं और आप उन बच्चों से पैसे मत लो, तो क्या इस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा? सब्सिडीज रिसीव्ड नॉट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एनजीओ है कोई छोटी सी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, हाँ सर हाँ, अब समझ में आ गया अच्छे से। ओके बच्चों, अच्छो आगे बढ़ते हैं। For the purpose of this subsection, the amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy। तो यानी कि अगर कोई सब्सिडी एनजीओ से, ओल्ड एज से, किसी से भी मिल रही है एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है दैट इज एग्जेम्प्ट, और कहीं से मिल रही है टैक्सेबल, सप्लाई में जोड़ दो भैया जीएसटी लगेगा। जीएसटी नहीं छोड़ेंगे, कोई मर्जी सब्सिडी दे देना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, मतलब इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा।
एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कोई भी डिस्काउंट दिया गया बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई करने से पहले या सप्लाई करने के टाइम पे, सप्लाई करने के बाद लिखा है क्या? नो। इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। अब क्या हुआ, मैंने ये बोला 1 अप्रैल को कि भैया जो भी इस साल में 1 करोड़ का मेरा माल बेच देगा मैं उसको पूरी सेल पे 5% डिस्काउंट दूंगा। मैंने ये 1 अप्रैल को अनाउंस कर दिया, तो क्या मैंने बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट को ड्यूली रिकॉर्ड कर दिया है कि भैया जो बंदा 1 करोड़ की सेल करेगा मैं 5% डिस्काउंट दूंगा पूरे साल में? और वो डिस्काउंट आज तो दूंगा नहीं, जब 1 करोड़ का सेल ब्रीच करोगे तब दूंगा। तो आई हैव डिस्टिंग्विश्ड की डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, मैंने बता दिया है। तो इसका डिस्काउंट मुझे बाद में मिल जाएगा, उस पर मेरे को जीएसटी रिवर्सल मिल जाएगा। दोस्तों एक और बात समझो आप, एक बात और समझो आप, ये है ए, ये है बी, इसने 50,000 रुपए का लैपटॉप बेचा, 9,000 रुपए जीएसटी लगाया, 59,000 का बिल बनाया। ठीक है, ठीक है जी, ये है कंपनी और ये है डिस्ट्रीब्यूटर। अब एक काम करते हैं, 2 तो जीरो और लगा देते हैं भैया। 50 लाख रुपए का माल बेचा, 9 लाख रुपए का जीएसटी लगा, 59 लाख रुपए का माल इसने बेच दिया। ए ने बी को, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे वेंडर्स को बेच दिया, कस्टमर्स को बेच दिया। अब यहाँ पे कंपनी ने पहले ही बोला था अगर तुमने 50 लाख रुपए का माल बेच दिया तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए की इंसेंटिव दूंगा। अब एक बात सोचना दोस्तों, आज 9 लाख रुपए का जीएसटी इसने जमा कराया होगा, इसने इनपुट लिया होगा, ठीक बात है। कल को जब ये 5 लाख रुपए का इंसेंटिव देगा तो आइडियली अगर आप दिमाग लगाओ तो आइडियली 50 माइनस 5 45 लाख की सेल हुई ना। तो अगर 45 लाख पे ये जीएसटी फर्स्ट डे इसको पता होता कि ये बंदा ब्रीच कर जाएगा मेरा टारगेट, तो ये पहले ही दिन से 45 लाख रुपए का बिल करता और उसको जीएसटी 45 लाख के ऊपर 18% लगाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हुआ क्या, नेट कंक्लूजन में आज वो 5 लाख रुपए का 18% जीएसटी रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा मतलब कैसे रिवर्स करेगा? आज ये इसको डिस्काउंट दे रहा है 5 लाख रुपए का, तो ये अपनी बुक्स में क्या नोट डालेगा? क्रेडिट नोट। और इससे 5 लाख रुपए और उसका जीएसटी वापस लेगा, और इसका जो इनपुट 9 लाख रुपए था वो आइडियली 45 लाख का 18% रह गया। सर आज आप कंफ्यूज कर रहे हो सर, बड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। देखो बच्चों आराम से समझो, इसने 50 लाख रुपए का माल बेचा, 5 लाख रुपए का इसने बोला कि भैया तूने मेरा टर्नओवर ब्रीच कर दिया तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए का डिस्काउंट देना था, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था तू ब्रीच करेगा, मुझे बाद में पता चला, लेकिन जैसे ही पता चला मैं तुझे 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। गवर्नमेंट खड़ी हो गई बीच में, बेटा 5 लाख रुपए तो दे दे, जीएसटी कौन देगा इस पे? तो वेंडर बोला देखो जी पिछली बार मैंने 50 लाख रुपए का माल खरीदा था तो मेरे पास जीएसटी का इनपुट फालतू आ गया था, आइडियली मैंने माल ही 45 लाख का खरीदा है, 5 लाख का 18% 90,000 रुपए जीएसटी मैं रिवर्स कर देता हूं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट जैसे ही ये पोर्टल पे चढ़ाएगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जैसे ही ये पोर्टल्स पे चढ़ेंगे, वैसे ही ए पोर्टल पे चढ़ाएगा क्रेडिट नोट, बी के लिए वो हो जाएगा डेबिट नोट। तो बी क्या करेगा, 90,000 रुपए अपने इनपुट में से हटा देगा और ए अपने आउटपुट टैक्स में कम कर देगा। एक बंदे की जेब से पैसा जाएगा जीएसटी का, दूसरे बंदे की जेब में पैसा आएगा जीएसटी का। सिंपल सा रूल है। गवर्नमेंट ने क्या रखा, एक बंदा जीएसटी दो, दूसरा इनपुट ले लो। एक बंदा जीएसटी का क्लेम वापस लेना चाहता है तो दूसरा बंदा जमा कर दो, दूसरा बंदा इनपुट हटा दो।
ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट which is given before or at the time of supply if such a discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply and या तो अब दो तरीके थे, या तो उसी टाइम पे क्या हुआ, उसने बोला भैया एक काम कर, मुझे पता है तू तो टर्नओवर ब्रीच करेगा ही करेगा, एक काम कर तू आज से मुझसे 45,000 रुपए का लैपटॉप लेना शुरू कर दे, ठीक है, जो भी जीएसटी बना आपका देख लीजिएगा, 4500 जो भी बना, 4500 तो नहीं बनेगा, 8500 मान लो मोटा मोटी, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि पहले ही दिन से आप डिस्काउंट लेना शुरू कर दो भैया, आपको डिस्काउंटेड ही माल दे दिया, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर डिस्काउंट मिल गया तो ये फर्स्ट केस है जो अभी मैंने बताया, इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, आफ्टर द सप्लाई। मैंने पहले ही बोला था 50 लाख का जिस दिन माल ब्रीच कर लेगा उस दिन तेरे को डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इफ सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भैया जिस दिन 50 लाख का टर्नओवर ब्रीच करेगा ना उस दिन दूंगा तेरे को पैसे, उस दिन तेरे को दूंगा डिस्काउंट। एंटर इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रेलेवेंट इनवॉइसेस। भाई इस साल की टोटल सेल जोड़ लियो अपनी, जब तेरी 50 लाख से ऊपर हो जाए मुझसे डिस्काउंट ले लियो, ठीक है। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इट एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट on the basis of credit note issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। समझ में आया मेरे को क्यों पहले वो पॉइंट साथ की साथ कराना पड़ा कि भैया आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो राम श्याम जो भी बी था जिसने वो माल खरीदा था 50 लाख रुपए का और जिसको मैंने डिस्काउंट दिलवाया था ए से, वो कह रहा है भैया बी वो डिस्काउंट तो तेरे को अलाउ कर देंगे लेकिन तूने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 50 लाख पे ले लिया जबकि तुझे लेना था 45 लाख पे, तो 5 लाख रुपए की परचेज पे तूने फालतू इनपुट ले लिया, वो रिवर्स कर दियो। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट 5 लाख रुपए ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर। सप्लायर जो क्रेडिट नोट इशू करेगा हैज बीन रिवर्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई बी ने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया हो। आपके पेपर में बहुत टफ हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल, तो वो शायद नहीं पूछते हैं, बाकी फिर भी आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए कि भैया वो पूछ सकते हैं। अब ये तो था अनरिलेटेड पर्संस की बात कर रहे थे हम स्टार्टिंग से, अगर रिलेटेड पर्संस आ जाएंगे तो रूल्स बने हुए हैं दोस्तों, रूल्स जाके देखने पड़ेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूंगा। Where the value of the supply of goods or services or both cannot be determined under subsection 1, the same shall be determined in such manner as may be prescribed। मतलब related persons के लिए rules में चले जाना। Notwithstanding anything contained in 1 or 4, the value of such supplies as may be notified by the government on the recommendations of the council shall be determined in such manner as may be prescribed। उसके लिए भी rules हम दे देंगे। रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन दोस्तों हम ऑलरेडी इसी में कर ही रहे हैं, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और हम आज सेक्शन 15 ही कर रहे हैं। पर्सन शैल बी डीम्ड टू रिलेटेड पर्संस इफ सच पर्संस आर ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, वन ऑफ देम कंट्रोल्स, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल थर्ड पर्सन, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन क्या थी, self, spouse, children are by default related, parents, grandparents, brothers, sisters are related only if they are wholly or mainly dependent on us, ठीक है जी। one of them is the sole agent, sole distributor, concessionaire of the other shall be deemed to be a related person, ठीक है। ये आपके लिए डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, एक यहां पे अब एक पॉइंट आया जी, एक जजमेंट आई, बड़ी कमाल की जजमेंट आई दोस्तों, आपको पता ही है पेट्रोल डीजल जीएसटी से बाहर है। अब मैंने एक ट्रांसपोर्टर को एंगेज किया और मैंने उसको बोला भैया एक काम कर, मेरा डेली माल यहां से लुधियाना जाना है, पंजाब जाना है, डेली लेके जा और डीजल तेरे को मैं देता हूं।
ट्रांसपोर्टर बोला भाई साहब हमारा तो डीजल का ही मोटा खर्चा होता है, डीजल आपने दे ही दिया, बाकी तो ट्रक है और ड्राइवर है, आप एक काम करो पर ट्रिप मुझे 5,000 रुपये फ्लैट दे दो। गवर्नमेंट वहां पे बैठी थी पीछे, बहुत तेज गवर्नमेंट, वो कहती है यार डीजल, अब कहीं ना कहीं वही कॉन्ट्रैक्टर और ईट वाली बात याद आ गई गवर्नमेंट को, कहती है भाई साहब ईट तो इसने सप्लाई कर दी, इसको करनी नहीं थी तो इसको वैल्यू में जोड़ो 2,000 रुपए की ईट को, तो डीजल को जोड़ दो भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, ट्रांसपोर्टर को अपना 5,000 रुपए पर चक्कर प्लस डीजल की कॉस्ट जोड़ के जीएसटी लेना है। मैटर पहुंचा हाईकोर्ट, एसएससी पहुंचा रोते हुए, सर एक बात बताओ, डीजल पे साला जीएसटी नहीं है तो ये डीजल पे जोड़ कैसे सकते हैं वैल्यू के अंदर जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 15 के अंदर। तो हाईकोर्ट ने बोला ट्रांसपोर्टेशन इज इंटरडिपेंडेंट ऑन सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड फ्यूल वुड बी ए क्रूशियल कंपोनेंट टू रन बिजनेस ऑफ जीटीएस। सेक्शन 15(2)(b provides that value of supply shall include any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply. Since the expenses to fill diesel in vehicle is in furtherance of supply of service, in normal condition is to be incurred by GTA, and therefore fuel being an integral part cannot be bifurcated to overcome a tax liability. Moreover, the said provision cannot be bypassed by agreement wherein diesel is agreed to be supplied free of cost by the service recipient to GTA. कोर्ट डिसमिस द एसएससी पिटीशन, फेल दिया भैया हाई कोर्ट ने एसएससी को, with an observation that where diesel would be provided free of cost by the service recipient, it would be nevertheless be added to the value for the purpose of GST. GST कैलकुलेट करने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा, 5,000 प्लस डीजल की कॉस्ट जोड़ के जीएसटी दो। बताओ, फंस गया ऊपर में अटरिया पे लौटन कबूतर में, एसएससी फंस गया, फंस गया। उसका कंसल्टेंट तेज नहीं था, इसका मतलब ये है। आप ये सब पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी है। पैनल इंटरेस्ट सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, ये सब मैंने अच्छे से आपके लिए लिखवा दिया है, ठीक है जी। आप पढ़िएगा इसको और कमेंट में बताइए अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो हम उसको आपके साथ बैठ के क्लियर करेंगे। दोस्तों आप एवरी सैटरडेज को कॉल्स ले सकते हो, और ये जीएसटी का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। सर्टिफिकेट को भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दीजिए एडिटर साहब, बच्चों को देखने दो सर्टिफिकेट उनको कैसा मिलेगा। और आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहिए और डिस्क्रिप्शन से नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.